नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौधरी स्टडी IQ फॉरएवर में आप सबों का एक बार फिर जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की एक अगली कड़ी में बढ़ते हुए जो आज का जो टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आज हम लोग इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन बिंदुओं पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे और सभी पहलुओं को छुएंगे हम लोग, जिस वजह से आप इस टॉपिक को, आपकी जो टॉपिक है उपराष्ट्रपति, इस टॉपिक पे आपकी कमांड हो जाए और इसके सवाल किसी भी एग्जामिनेशन में आप जो है नहीं छोड़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर आपको याद दिला दूं, प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना कर ला सकें। तो दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। हम लोग के सामने जो टॉपिक है उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति जो है आज इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग जो महत्वपूर्ण जो बिंदु पर चर्चा करेंगे वह आपका पहला बिंदु है निर्वाचक मंडल, दूसरा है अर्हता, उसके बाद उपराष्ट्रपति पद की शर्तें, पदावधि, पद रिक्तियाँ, उसका चुनाव विवाद और शक्तियाँ एवं कार्य। इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं उपराष्ट्रपति का जो पद है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद का क्या औचित्य है। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। मतलब आधिकारिक क्रम में उसका पद जो है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। मतलब हम लोगों ने जो है अमेरिका से लिया है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो पद है भारत के संविधान में जो है आर्टिकल 63 से 73 तक इसके बारे में दिया गया। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कितना, 63 से 73, मतलब 63 से 73 तक के बीच में, मतलब 10 आर्टिकल इसके बारे में दिए गए हैं जो आपको जानकारी देती है उपराष्ट्रपति के बारे में, इनके कार्यों के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभी उपराष्ट्रपति जो है, देखिए इसको समझिए, जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, जो हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति मतलब क्या, जैसे लोकसभा में जो पदेन सभापति, लोकसभा में जो सभापति होते हैं जिसको लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, है ना, वो जो पोस्ट होता है उसी तरीके का जो पोस्ट है राज्यसभा में भी होती है। लेकिन राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होता है वो डायरेक्टली जो है आपको राज्यसभा का पदेन सभापति, मतलब वही सर्वेसर्वा, मतलब राज्यसभा का बन जाते हैं। ठीक है, तो इसकी अलग से चुनाव नहीं होती बल्कि उपराष्ट्रपति ही उसके नियुक्त हो जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष का जो है वहाँ उसकी चुनाव होती है और सांसदों के बीच से ही जो है एक अपना जो है लोकसभा अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव की जो तारीख निर्धारित करता है वो आपको राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे हैं राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, आपको उपराष्ट्रपति जो होता है वही आपको राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में जो हमारा उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू साहब जो है, आपको जो बीजेपी से पहले आते थे, लेकिन अब वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होंगे क्योंकि अभी वो भारत के उपराष्ट्रपति है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के एक ऐसा पद है जिसका कोई कर्तव्य नहीं है। मतलब उसका कर्तव्य नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, मतलब उसके कुछ कर्तव्य है, जैसे कि वो आपको राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उनके कुछ कार्य होते हैं, तो उनकी भी कुछ अपनी मतलब कि वैल्यू तो है ही, कार्य तो है, कर्तव्य तो है ही। दूसरा है कि अगर देखेंगे उपराष्ट्रपति के जो कर्तव्य के रूप में अगर देखते हैं तो राष्ट्रपति का कर्तव्य जो है, दो कर्तव्य इसमें आपको मूल रूप से दिखेगा। एक राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में, और दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में। ठीक है, मतलब जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं इनके दो मतलब कि समझ लीजिए शाखाएं हैं, है ना। एक पहले शाखा में क्या है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति है, दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति है। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर क्लियर रखेंगे। आपको बहुत सारे लोग को ये पता नहीं होता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होंगे कि नहीं। अब बताइए दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कुलपति कैसे होंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले बात समझेंगे, जो स्टेट में जो विश्वविद्यालय होती है और स्टेट में जो विश्वविद्यालय जो होती है उसके जो हेड होते हैं, मतलब कि
कई विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति होते हैं वो आपको जो राज्य के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो आपको कुलाधिपति होते हैं। लेकिन दिल्ली जो है, हमारा दिल्ली जो है, आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो दिल्ली में स्पेशल एक प्रावधान दिया गया है। दिल्ली का जो विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, इसके कुलपति जो है आपको उपराष्ट्रपति के स्पेशल बनाया गया है। तो इसलिए इस अंतर को जरूर समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति का पद का चर्चा दिया गया, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर उसका देखिए राष्ट्रपति का पद प्रेरित कहाँ से है, तो यूएसए से प्रेरित है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। तो उसका राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति समतुल्य जो है यूएसए के समतुल्य है। अब अनुच्छेद 64 क्या कहती है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 जो है 64 जो है उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा का पदेन सभापति बनाता है। इसलिए इस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी मिस नहीं करेंगे इस बात को। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है, मतलब अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य कर सकता है। कब, इस बात को समझना होगा कब। देखिए पहला बात है कि जब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो उसे राष्ट्रपति का वेतन और पेंशन मिलेगा। महाभियोग की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति की ही होगी। अब देखिए उपराष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति के तौर पर जब कार्य करते हैं तो कौन कौन स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। पहली बात कि अगर राष्ट्रपति जो है अगर बीमार है, अगर कार्य करने में असक्षम है, मतलब कि जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो आपको जो है उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राष्ट्रपति का पद अगर त्यागपद, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति अगर त्यागपद देते हैं, उसी समय रिजाइनेशन दे देते हैं, तो तत्काल तो चुनाव नहीं होगा। तब तक जो पदारिक्तता है उससे बचने के लिए जो है, उस अवधि से बचने के लिए जो है उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति का पद जो है दे दिया जाता है और वो राष्ट्रपति का ही पूरे पेंशन उसके समझिए कि पूरे राष्ट्रपति के तौर पे ही कार्य करते हैं। और राष्ट्रपति के जो भी पेंशन भत्ता, जो भी महल मिलते हैं, जो भी उन्हें रहने के लिए जो मिलती है, राष्ट्रपति जो आवास मिलते हैं, सबका उनको आपको पालन करना पड़ेगा, उनमें उनको रहना पड़ेगा, उनकी शर्तें हैं। मतलब एक और चीज़ है निष्कासन। अगर राष्ट्रपति को जो है महाभियोग लगा कर हटा दिया जाता है तो जब तक नया चुनाव नहीं कराया जाएगा तब तक फिर उसके बाद में क्या है, उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि अगर उपराष्ट्रपति जो है अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु पे तुरंत तो फिर इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं, उसके इलेक्शन होने में टाइम लगेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि जो उपराष्ट्रपति है फिर उनके तौर पे जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अधिकतम उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य जो है अधिकतम 6 महीने तक के लिए ही कर सकते हैं। अब 6 महीने तक क्यों कहा गया कि आपको इसी अवधि में, मतलब 6 महीने के अंदर में जो है नया चुनाव जो है आपको करवा लेना होगा। मतलब नई चुनाव मतलब 6 महीने के अंदर में हो जानी चाहिए। तो आपको 6 महीने तक ही जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकते हैं। अब उसके बाद में एक और बात समझना बहुत जरूरी है, जिस पॉइंट क्लियर करने के लिए कि वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ हो तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तथा उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। अगर मैंने आपको बता दूं कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है, वर्तमान में कोई राष्ट्रपति है और उनकी अनुपस्थिति है और बीमारी है, अगर किसी कारण से अपने कार्य को करने में वो अगर असमर्थ है तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तथा उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। तो आप इस तरीके से देखिए कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किस तरीके से कार्य करता है। फिर उसके बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। आप तो भाई राष्ट्रपति हो गए तो आपको राज्यसभा के सभापति, पदेन सभापति रूप में कार्य कैसे करेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उप सभापति द्वारा किया जाता है। और ऐसे समय में क्या होता है, जो आपको जो राज्यसभा होता है उसके उप सभापति जो होते हैं आपको सभापति के, पदेन सभापति जो होते हैं उनके कार्य का निर्वहन करते हैं। इस पॉइंट को क्लियर जरूर रखिएगा। भाई देखिए निर्वाचन मंडल में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए निर्वाचन मंडल में कि इनके निर्वाचन में जो है
निर्वाचक मंडल में आर्टिकल 66 मतलब 66 में जो है निर्वाचन के बारे में चर्चा दी गई है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। अब देखिए निर्वाचन मंडल क्या है और निर्वाचन की जो पद्धति है उसमें क्या है, तो सबसे बड़ी बात समझना होगा कि इसमें भाग कौन कौन लेगा। यहाँ आप देख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य जो है आपको निर्वाचन मंडल में आपको होते हैं, मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब देखिए बात इसको थोड़ा क्लियर करके समझ लीजिए। इसमें संसद के निर्वाचन और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। संसद के निर्वाचित और मनोनीत। देखिए निर्वाचित क्या है, निर्वाचित है जिसे आप अपने हम लोग जो चुनते हैं, लोकसभा की जब चुनाव होती है जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उसके बाद हम उन्हें चुनाव करते हैं, सीधे जो जनता चुनती है उसे आप निर्वाचित बोलते हैं। और मनोनीत होता है क्या कि जैसे कि राष्ट्रपति के पास में जो है 12 लोगों को जो है आपको समाज सेवा, साहित्य, विद्या, इन सब क्षेत्रों से जो उठा करके जो है 12 लोगों को जो है आपको राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है सांसद के रूप में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये जो 12 जो लोग हैं ये आपको मनोनीत सदस्य हैं। तो आप ये देखेंगे, इस बात को याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा कि इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। इस पॉइंट को क्लियर रखिए कि आपको राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगला एक और बात समझ लीजिए कि इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। आप देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में जो है, मैंने बताया था इससे पहले के राष्ट्रपति वाले वीडियो में, आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, राष्ट्रपति वाली की है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है आपको विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ये भी क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, क्यों कहा, इसके बारे में की व्याख्या की कि ऐसा क्यों सिस्टम रखा गया। तो इस सिस्टम के बारे में कहा गया कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होते हैं और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित होती है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के उसके चुनाव में आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायिका के सदस्य भी भाग ले, परंतु उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य है। उसका मुख्य कार्य क्या है, राज्यसभा की अध्यक्षता करना। यह एक विरल अवसर होता है और यह भी अल्पकाल के समय के लिए, जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार यह आवश्यक नहीं लगता है कि राज्य विधायिकाओं के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए। ये बात क्लियर हो गई। देखिए किंतु जो है दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आपको समान होती है। अर्थात कौन सी प्रक्रिया है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसको पॉइंट को याद रखेंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा होती है। जैसे आप यहाँ देखिए निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये जमानती राशि की जरूरत होती है। और उपराष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक और 15,000 रुपया इनको भी चाहिए जमानत राशि के रूप में जरूरत होती है। भैया अभी जमानत राशि क्या होती है, देखिए आप क्या सोचते होंगे कि जमानत राशि क्या है। देखिए जमानत राशि का मतलब तात्पर्य ये है कि आपको भाई 15,000 रुपये आपको जमा करनी है, फी है, और आप उसके बाद इलेक्शन लड़ते हैं और जो एक कोरम है, एक संख्या है, उस कोरम को उतना वोट अगर आपको आना चाहिए, अगर उस वोट को आप न लाने में सफल नहीं हो पाते, उतना वोट नहीं ला पाते हैं, तो आपकी जो जमानत राशि जो 15,000 रुपये जो दी गई है वो जब्त हो जाएगी। इसीलिए आप देखते हैं कि चुनाव में जो चर्चा चलती है कि इनका तो जमानत ही जब्त हो गया, फलना जी का जमानत ही जब्त हो गया, विधायक जी का जमानत ही जब्त हो गया। तो ये आप जो सुनते हैं तो ही आपको जमानत राशि होती है।
तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट क्लियर रखना चाहिए कि 20 प्रस्तावक आपको उपराष्ट्रपति के लिए, 20 अनुमोदक उपराष्ट्रपति के लिए 15,000 रुपये जमानती राशि के रूप में जरूरत होती है। लेकिन राष्ट्रपति में कितने भैया, 12 पोस्ट है तो 50-50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 15,000 रुपया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि निर्वाचन की प्रक्रिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, गुप्त मतदान द्वारा होता है, अनुपातिक मत प्रणाली होती है और एक एकल संक्रमणीय मत द्वारा गणना की जाती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, मैंने इस पर अभी कुछ देर पहले चर्चा भी किया था और यहाँ मैंने आपको इसके बारे में दे दिया कि अनुपातिक मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत गणना, अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान। इस पॉइंट को क्लियर जरूर रखेंगे आप लोग। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो पद है आपको कितनी बार ही निर्वाचित हो सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पर जितनी बार चाहे वो निर्वाचित हो सकते हैं। दूसरा, आपको दो ही आप देखेंगे भारत में जो ही ऐसे व्यक्ति है जो आपको दो बार जो है उपराष्ट्रपति बने हैं। पहला उपराष्ट्रपति हमारा जो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो आपको 1952 से 1957 तक रहे। उसके बाद 1957 से 1962 तक रहे, चाइना युद्ध तक। तो इस तरीके से आप देखिए, दो काल को इन्होंने देखा, आपको 2 सीजन इन्होंने इनका मतलब हुआ। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है ये बहुत बड़े मतलब कि देश के महान शख्सियत थे और इन्हीं के नाम पर जो है हम लोग जो है 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं। उसके बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति थे मोहम्मद हामिद अंसारी, जो भी लेटेस्ट थे 2007 से 2012 तक और 2012 से 2017 तक आपको जो भारत के उपराष्ट्रपति है। लेकिन उसके बाद में अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू है। तो 2 ऐसे शख्स है जो आपको 2 बार जो है उपराष्ट्रपति बनने का इन्हें मौका मिला है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। भाई हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है। देखिए, इनकी 4 योग्यताएं होनी अनिवार्य है, जरूरत है इनकी। पहला कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, इसकी क्लियर रखें, इस पॉइंट को, छोटी छोटी बातों को अगर आप क्लियर रखेंगे तो किसी भी एग्जाम में बहुत छोटी बातें ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए आप इस बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे कि छोटी बातें, इतना तो हम जानते हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर ब्रैकेट में भूटान लगा दिया तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए इस बात को क्लियर रखिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर रखिए, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ 35 वर्ष है, कभी जाकर के 25 वर्ष में घुसेड़ देते हैं। ठीक है, कभी लगता है इनको भी नहीं 30 वर्ष होगा, लगा दो ना, इसलिए क्लियर रखे बातों को। तो इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो मतलब क्या है? इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। लाभ के पद पर न हो का कहने का तात्पर्य ये है कि वह आदमी किसी सरकारी जॉब में न हो, वो आदमी मतलब कि जब ऐसे कोई फंड जॉब संस्था में ना हो जहाँ से उनको मतलब कि जो सरकार का मतलब अनुदान मिलता हो संस्था को, वहाँ से इनको भी आमदनी हो रही है, तो ऐसे किसी भी क्षेत्र में ये न हो। इसको बोलते हैं लाभ के पद पर। और लाभ के पद पर दूसरा, एक लाभ के पद क्या नहीं होता है, तो भारत का जो सांसद होते हैं, जो आपको विधायक होते हैं, फिर उसके बाद में MLC वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद में जो राज्यपाल है, मंत्री है ना, राष्ट्रपति है, ये सब जो ये लोग जो हैं ये आपको लाभ के पद नहीं है। ये सब जो पदें हैं लाभ की पदें नहीं हैं। मतलब कोई अगर मंत्री है और या कोई राज्यपाल है तो आपको उपराष्ट्रपति बन सकता है, वो आपको लाभ के पद नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रख रहा हूँ। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का जो मेन कार्य जो होता है वो आपको होता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इनका कार्य होता है। तो निश्चित है कि जिस व्यक्ति में राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होती है, क्षमता होगी, वही व्यक्ति को उसमें आपको कम से मतलब कि आपको जो है उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। वैसे किसी आदमी को उठाकर नहीं बना दिया जाएगा जिसकी योग्यताएं नहीं हो, कि राज्यसभा में भी खड़ा हो तो जीत ना पाए। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को भी चुना जाता है जो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो हमारे पास ये 4 अनिवार्य योग्यताएं हैं। पहला कि भारत का नागरिक है, दूसरा 35 वर्ष का आयु पूरी कर लिए हो, उसका लाभ के पद पर न हो, चौथा है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। आइए हम देखते हैं अब शर्तें। अब शर्तें क्या है, उपराष्ट्रपति के शर्तें क्या क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए, उपराष्ट्रपति की शर्तें जो है वह पहला बात कि वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका किसी भी सदन का सदस्य न हो। मतलब
न लोकसभा, न राज्यसभा और न स्टेट में कोई जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो सरकार है उसमें मतलब या कोई स्टेट में जो है विधायिका मतलब उसमें भी आपको उसका मेंबर ना हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसी अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया हो। मतलब कि वह जिस दिन अगर वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो समझिए कि आपका वहाँ का सीट गया, आप सिर्फ उपराष्ट्रपति ही रहेंगे, आपका पीछे वाला जो सीट है वो चला जाएगा। तो मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया। अब एक दूसरा बात है यहाँ पे है कि उपराष्ट्रपति की वेतन और पेंशन के बारे में बताया गया है। मतलब उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के होने के कारण दिया जाता है, उपराष्ट्रपति होने के कारण नहीं। इस बात को क्लियर रखिएगा। मैंने बताया कि भैया जो आदमी जो काम करेगा पैसा जेन्युइन उसी का मिलेगा, है ना। तो इसीलिए उपराष्ट्रपति का जो वेतन जो है राज्यसभा के सभापति के होने के कारण दिया जाता है, उपराष्ट्रपति होने के कारण नहीं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब वेतन और पेंशन के बारे में देख लीजिए। अभी वर्तमान में वेतन जो है 1,25,000 रुपया मासिक है। उसके बाद में पेंशन जो है 7,50,000 रुपये वार्षिक है। और इसका निर्धारण कौन करता है? तो पार्लियामेंट करती है, याद रखिएगा। आपको जो सांसद है, फिर उसके मतलब कि सांसद हो गए, फिर उसके बाद में आपको राष्ट्रपति हो गए, इनके जो और उसके बाद में जो उपराष्ट्रपति हो गए, इनके जो वेतन का निर्धारण जो करता है खुद पार्लियामेंट करती है, संसद करती है, भारत की संसद करती है। और वो संसद करती है और वो उनकी जो पेंशन, उपराष्ट्रपति का वेतन और पेंशन जो होता है, राष्ट्रपति का वेतन और पेंशन जो होता है वो कहाँ से भारित होता है? तो केंद्र की जो संचित निधि होती है, एक संचित निधि है, ठीक है, केंद्र की जो है संचित निधि है उस पर भारित होता है। मतलब संचित निधि से उनको पैसे दिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया इस बात को कि भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का वेतन जो है कहाँ से दी जाती है? तो संचित निधि से दी जाती है, संचित निधि पर व्यय होते हैं, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति का वेतन और पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 67 जो है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा करती है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बातें करती है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष के पहले भी उपराष्ट्रपति जो है अचानक अपने पद से हट सकते हैं। वो 3 स्थितियों में। पहला कि अगर वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे। पहला क्या है कि वह त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे। तो इस बात को क्लियर रखिए कि राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? अगर त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति को देता है। गलती से संसद में मत चले जाइएगा या राज्यपाल में नहीं चले जाइएगा। इसलिए त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। और दूसरा है कि मृत्यु इनके हो जाती है अगर, तभी यह मृत्यु हो गई तो अगर कोई बात ही नहीं है, इनका यहाँ से अपना काम ही तमाम हो गया तो फिर क्या किनको बोलेंगे कि हम रहेंगे कि नहीं 5 साल तक। तो इसीलिए दूसरा है महाभियोग। एक और बात गौर कीजिएगा, महाभियोग की जहाँ तक बात होती है तो संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण बात दी गई है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है केवल और केवल सिर्फ राष्ट्रपति पे ही लागू होती है, महाभियोग की प्रक्रिया। और इस वर्ड जो है महाभियोग के जो शब्द है जो कहा गया केवल राष्ट्रपति के लिए कहा गया, लेकिन उपराष्ट्रपति और भारत के जो आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश, इनके बारे में जो आपको जो हटाने का जो प्रावधान दिया गया है ये आपको राष्ट्रपति के महाभियोग जैसा ही प्रावधान लिया गया है, सेम वैसा ही चीज़ों को लिया गया है, लेकिन महाभियोग नहीं कहा जाता। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन लिखने के लिए मैंने आपको यहाँ पे महाभियोग का वर्ड का यूज किया है कि इस बात को आप समझेंगे। और देखिए इस स्थिति में 60 दिनों मतलब 2 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। अगर भैया अगर उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र दे दिए राष्ट्रपति को, दूसरा इनकी मृत्यु हो जाती है, तीसरा अगर इनका पर महाभियोग लगाकर इनको हटा दिया जाता है, तो इस स्थिति में क्या है 60 दिनों के अंदर मतलब 2 महीने के भीतर जो है नया चुनाव कराना अनिवार्य होता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर कोई उनका पद नहीं देखता है, कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता है। इस बात को क्लियर रखिए। मैंने आपको बताया था कि देखिए राष्ट्रपति का कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, उनकी अगर देहांत हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उनके कार्य को संभाल लेंगे। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति का भी देहांत हो जाए तो फिर उनका कार्य कौन संभालेंगे? तो उनका कार्य जो है भारत के जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वे उनके कार्यभार को संभालेंगे। और ऐसा भारत में एक बार हो चुका है,
इस बात को क्लियर रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो है उपराष्ट्रपति के पद में जो है आपको कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता है। लेकिन आप एक चीज़ को क्लियर रखिएगा कि जो राज्यसभा का जब पदेन सभापति के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करते ही हैं वही होते हैं, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या उनकी बीमारी हो जाती है तो उसकी स्थिति में जो है आपको जो राज्यसभा का उपसभापति जो है उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, वो आपको पदेन सभापति के रूप में कार्य करने लगते हैं राज्यसभा का। ठीक है, क्लियर। अब देखिए उपराष्ट्रपति का महाभियोग, यहाँ भी मैंने इसी वर्ड का यूज किया आपको समझने के लिए सिर्फ। अब यहाँ देखिए कारण का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है, परंतु कदाचार के आधार पर, पद का दुरुपयोग के आधार पर, गोपनीयता को भंग करने के आधार पर, तो इस आधार पर 3 आधार दिया गया, कदाचार, पद का दुरुपयोग और गोपनीयता को भंग करने पर। तो इस तरीके से जो है 3 चीज़ें हैं जो आपको इसके आधार पर जो है महाभियोग लाई जाती है। और आप देखिए राज्यसभा, केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अब महाभियोग अगर उपराष्ट्रपति पर लाया जाएगा तो कहाँ लाया जाएगा? केवल राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको केवल राज्यसभा के ही जो है पदेन सभापति होते हैं। उनका कार्य, मुख्य कार्य वही होता है और आपको राज्यसभा के सर्वेसर्वा वही होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। इसीलिए इन पर जब महाभियोग लगाया जाएगा तो केवल कहाँ लाया जाएगा? केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। दूसरा है उपराष्ट्रपति की सूचना 14 दिन पहले देना होगा। मतलब अगर आप किसी उपराष्ट्रपति पर अगर महाभियोग ला रहे हैं केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है, तो आपको 14 दिन पहले आपको उपराष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा कि देखिए सर भैया आपके खिलाफ हम महाभियोग ला रहे हैं, आप जो है इस सूचना को रख लीजिए, 14 दिन का कोटा मैंने दे दिया, उसके बाद में मत कहिएगा कि मैंने आपसे नहीं पूछा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ देख रहे हैं कि महाभियोग लाने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। अब देखिए महाभियोग का प्रस्ताव के लिए समर्थन की आवश्यकता नहीं है, परंतु परंपरा है कि राज्यसभा के 50 सदस्य जो है, ऐसे समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक परंपरा है कि राज्यसभा के 50 सदस्य जो है अपना हस्ताक्षर सहित जो करके जो है आपको देते हैं और उनके बाद में जो है इन पर जो है कार्रवाई होती है। अब राज्यसभा में उपस्थित सदस्य का 50%, इसमें भाग लेंगे कौन कौन? तो उपराष्ट्रपति उपस्थिति में जो है उपस्थित सदस्य का जो उपस्थित सदस्य का जो है 50%, मतलब राज्यसभा में जितने मेंबर है उसके अगर जितने प्रेजेंट हैं उसके कितने, तो 50%। ठीक है, और लोकसभा में ध्वनि मत से सब बोल देंगे, उसके बाद काम तमाम। उपराष्ट्रपति अपने पद से तुरंत पद मुक्त हो जाएंगे, जैसे ही यहाँ से काम तमाम हुआ और इनका काम खत्म और तुरंत पद से मुक्त हो जाएंगे, कोई लाम लपेट नहीं, कोई आगे कार्रवाई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए अनुच्छेद 68 क्या कहता है? नए उपराष्ट्रपति बनाने की अवधि 2 माह। मैंने आपको बताया जैसे 5 वर्ष के पहले भी उपराष्ट्रपति अचानक हट सकते हैं, त्याग पत्र के बाद में आपको जो राष्ट्रपति को दे देंगे, उसके बाद मृत्यु, उसके बाद महाभियोग। तो इस स्थिति में 7 दिनों के भीतर जो चुनाव करना अनिवार्य है, मैं इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर डबल इस पर काम करने लगे। आगे बढ़े हम लोग देखें अनुच्छेद 69 शपथ। राष्ट्रपति के बारे में शपथ दी गई है। उपराष्ट्रपति का जो पद गोपनीयता की शपथ लेता है और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो देखिए इस बात को क्लियर रखिएगा, 2-3 चीज़ें क्लियर रखना बहुत ज़रूरत है, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग और इधर उधर टिक लगा के चले जाते हैं और ज़्यादा होशियार बनते हैं तो और काम गड़बड़ होता है। इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है। देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद होता है और गोपनीयता का जो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति दिलाता है, और राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, CJI, तो आपको जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसलिए क्लियर रखिएगा इस बात को। अब उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति। भाई हम लोग देखते हैं यहाँ पे सूची देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के। तो आप पहले क्रम पे आप देख रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है आपको 1952, 1957 और 1957 से 1962, मतलब 2 टर्म जो है इनका जो कार्यकाल रहा है और भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति भी हैं और प्रथम एवं अंतिम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति बने। याद रखिएगा, प्रथम व अंतिम उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति भी बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब।
नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, उसके बाद में आते हैं जाकिर हुसैन 1962 से 1967, ये भी 5 साल के कार्य पूरा करते हैं। उसके बाद में तीसरा नंबर पर आते हैं बीबी गिरी, बहुत ही शानदार शख्सियत। ये आपकी इनका कार्यकाल जो है 1967 से 1969 तक, 1967 टू 1969 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक चौथे क्रम पे है, गोपाल स्वरूप पाठक, जो 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद 5वें जो उपराष्ट्रपति हैं बीडी जत्ती, और जो 1974 से 1979 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति को पद को सुशोभित किया इन्होंने। फिर छठे जो उपराष्ट्रपति जो हमारे हुए मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो 1979 से 1984 तक इनका कार्यकाल रहा, और ये भी बहुत ही फेमस आपको उपराष्ट्रपति रहे। इनके बारे में बहुत सी चर्चित कहानियां हैं। तो उसका 7वें जो है आपको आर वेंकट रमन, 7वें उपराष्ट्रपति जो हमारा जो थे आर वेंकट रमन थे, 1984 से 1987 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद में शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा बहुत ये भी मशहूर आपको उपराष्ट्रपति रहे हैं। 1987 से 1992 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर 9वें जो है आपको उपराष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन, जो 1992 से 97 में आपको जो है उपराष्ट्रपति का पद को इन्होंने सुशोभित किया। 9वें उपराष्ट्रपति थे और बहुत ही मशहूर शख्सियत और बहुत ही शानदार शख्सियत भी। उसके बाद में 10वें हमारे उपराष्ट्रपति हुए कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी जो है 1997 टू 2002 तक, 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत, 11वें उपराष्ट्रपति जो थे भैरव सिंह शेखावत, जो इनका कार्यकाल जो है 2002 से 2007 तक, इन्होंने भी 5 साल का अपने कार्यकाल को पूरा किया। उसके बाद में है 12वें जो है हमारे उपराष्ट्रपति का पद जिन्होंने सुशोभित किया वो मोहम्मद हामिद अंसारी, जो 2 टर्म इनका भी रहा। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरा जो है मोहम्मद हामिद अंसारी है। यही 2 शख्सियत ऐसे हैं जिनको 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करने का मौका भी मिला, और इकलौते आपको एक उपराष्ट्रपति जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन साहब, उनको जो है राष्ट्रपति बनने तक का भी मौका मिला है। तो इस पॉइंट को क्लियर जरूर रखिएगा। तो आपको 12वें हमारे जो उपराष्ट्रपति जो थे मोहम्मद हामिद अंसारी थे, जो 2007 से 2012, 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल रहा, और एक कांग्रेस के पीरियड में रहे, इसी वजह से जो है इनका 2 टर्म में कार्यकाल रहा। उसके बाद में आप देखेंगे 13वें हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो मुप्पवरु वेंकैया नायडू। इनका पूरा नाम क्या है, मुप्पवरु वेंकैया नायडू, और ये 11 अगस्त 2017 से अब तक है, और 2017 से है तो अब 5 साल इनको भी मिलेगा, तो 22 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति पद पे रहेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। फिर उसके बाद में आपको भारत के 13वें, याद रखिएगा, अब जो वेंकैया नायडू साहब जो है भारत के 13वें उपराष्ट्रपति है। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने तो पूरा सूची बता दिया उपराष्ट्रपति की, लेकिन इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो एक ट्रिक नीचे मैं आपको दे रहा हूँ। इसको याद रखने का क्रम जो है एक ट्रिक दे रहा हूँ, इस ट्रिक को आप लिख लीजिएगा और याद रखिएगा इस ट्रिक को। ये ट्रिक आपको कभी भी भूलने नहीं देगा क्रम को, और आपको बहुत आसानी से आपको चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी आप देखिए खुद से ही कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक आप इन्वेंट कीजिए जो आपको आसानी से चीज़ों को याद करने में, मतलब याद रखने में आपको मज़ा आएगा, और आप कभी भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रिक है, राधा जागिरी गोपाल जति तुल्ला की गोद में। राधा जागिरी गोपाल जति तुल्ला की गोद में वेंकट शरण नारायण का नाम लेकर आए कृष्ण भैरव अंसारी नायडू। ठीक है, इसको देखिए कितना अच्छा मज़ेदार तरीके से है कि राधा जागिरी गोपाल जति तुल्ला की गोद में वेंकट शरण नारायण का नाम लेकर आए कृष्ण भैरव अंसारी नायडू। इसलिए इसको आप याद रखेंगे तो आपको कभी भूलने नहीं दिया जाएगा, ये आपको चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं आप। तो हम लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि चुनाव संबंधी जो विवाद है, एक चीज़ और समझ लीजिए कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधी विवाद है, इस मामले को कहाँ देखा जाएगा। तो याद रखिएगा इस बात को
उपराष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधित सभी शंकाएं और विवादों की जांच और निर्णय जो है आपको उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है। मतलब आप देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसे अर्थात आप इस बात को समझिए कि निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय को इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे और प्रभावशाली रहेंगे। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद को अगर उच्चतम न्यायालय अगर उसको हटा देते हैं और उनके निर्वाचन को ही अवैध घोषित कर देते हैं, जिस पर से उनको पद छोड़ना पड़ेगा, तो इस स्थिति में जो उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो आपको वैध रहेंगे, अवैध नहीं होंगे और प्रभावशाली ही रहेंगे। तो इसलिए इस पॉइंट को क्लियर जरूर रखेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के पद और उनके जो कार्य हैं, शक्तियां हैं, निर्वाचन मंडल है, तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। और हमें उम्मीद होगी कि आप जो है आपको ये वीडियो जो है उपराष्ट्रपति को पद को अच्छी तरीके से समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। इसलिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसे वीडियो बनाकर ला सकें। और दूसरी बात, इस वीडियो में कुछ कमियां अगर होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के और या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के इसके बारे में आप सवाल कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर एक बार अपने स्टडी IQ फॉरएवर की तरफ से चंदन चौधरी आपको एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।